हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे स्टैंडर्ड मैथ का सेक्शन सी, जो कि हमारे पास पेपर नंबर 1 का है। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। इसमें लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5। मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल ये दिया है, इसके पहले जीरोस निकालने हैं। आगे लिखा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब हमें क्या करना है, उनको वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई कैसे करना है पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है ना, उसके पहले हम जीरोस निकालेंगे। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या दिया है, वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5। बट ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है ना, इसके पॉलिनोमियल कैसे निकलेंगे, किस कंडीशन से निकलेंगे। देखो, आपने देखा होगा चैप्टर 2 के अंदर 2.2 जो एक्सरसाइज थी, उसके अंदर जीरोस अगर निकालते थे ना, तो उसके अंदर कम से कम 3 टर्म होते थे, जिनके अंदर या तो अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज होता था या फिर फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्प्लिट मेथड यूज होती थी। ठीक है, बट यहां पर दोनों ही मेथड यूज नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 ही टर्म दिए गए हैं। ये पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, बाकी वो दोनों मेथड यूज नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, देखो बताता हूं। हम पहले क्या करेंगे, ये 5 को मॉडिफाइड करेंगे कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। लेकिन हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रूट लेके इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब ये रूट लेके स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर से रूट काटूंगा तो वापस से हमें संख्या सेम मिल जाएगी जो हमारे पास थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख पाओगे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। अब इस बेसिस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिससे क्या हुआ, आसानी से हमें हमारी जीरोस निकल जाएंगे। चल, तो हमारे पास ए की जो कीमत है वो x बनेगी और जो b की कीमत है वो √5 बनेगी। तो हम इसे लिख पाएंगे x प्लस √5 एंड x माइनस √5। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब आगे अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 मानेंगे। मतलब हमारे पास अभी जीरोस नहीं आया, अभी अल्फा बीटा नहीं आया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। तो x प्लस √5 इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे x माइनस √5 इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाएंगे सेम इधर से, तो x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का √5, बिकॉज वो प्लस का था लेफ्ट साइड में। इसको उधर लेके जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस का √5, बिकॉज वो माइनस का था। अब ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। लेकिन हम पहले वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इससे पहले हमें एबीसी की कीमत निकालनी पड़ेगी, जो कि एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास। उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन को ले लेंगे। ये दिया गया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया, सॉरी माइनस 5 दिया है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो वहां पे मानते हैं हमेशा 1, तो a की कीमत हो जाएगी 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखो x, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक सिंगल पावर वाला वेरिएबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो b की कीमत डायरेक्टली हमारे पास हो जाएगी 0 और c की कीमत हमारे पास लास्ट में मिल जाएगी, c इक्वल टू माइनस का 5। याद रखना, साइन अगर माइनस का है आगे तो आपको लेना ही पड़ेगा, प्लस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब इतना काम कर लिया, अब हम करेंगे वेरीफाई। फॉर्मूला आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब जो अल्फा की कीमत कितनी दी गई हमारे पास, माइनस का रूट में 5 दिया है, माइनस का रूट में 5 एंड प्लस बीटा की कीमत गई है प्लस का √5 एंड इक्वल टू माइनस बी की कीमत कितनी है, बी की कीमत 0 है, 0 और अपॉन में ए की कीमत हमारे पास 1 है। देखो ये माइनस से ये माइनस प्लस कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू थी डिफरेंट साइन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे 0 बचेगा। और 0 के आगे कभी भी माइनस हो ना तो वो 0 ही हो जाता है पूरा, और 0 ऊपर और नीचे बटे में 1 हो तो कोई मतलब नहीं है, मतलब वो भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो हमने वेरीफाई कर लिया हमारे पास सम ऑफ जीरोस को। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो कोएफिशिएंट को जीरोस बताना है, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। चलो अब 2 जीरोस कौन से वो ले लो, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए होता है। ठीक है, ये c अपॉन ए। अब जो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का √5 है इंटू और ये प्लस का √5 है इक्वल टू c की कीमत हमारे पास ऑलरेडी दी गई है कितनी, -5
-5 और ए की कीमत 1 दी गई है। इनका मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो माइनस सेम रहने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन में 1 होता है ना तो उसको हम लिखते नहीं है बिकॉज इनविजिबल रहता है एक तरीके से। अब रूट 25 होता है, इसका क्या होता है हमारे पास स्क्वायर रूट, इसका होता है 5 तो इक्वल टू -5। लो हमारे यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS हो गया, बस इन्हीं को बोलते हैं वेरीफाई ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने पूरे सवाल को कंप्लीट करना है। आई होप मालूम पड़ गया होगा कि किस तरीके से मैंने सवाल को कंप्लीट किया। याद रखना कि ये असाइनमेंट का पेपर जरूर है। ओके चलिए, असाइनमेंट का पेपर जरूर है लेकिन ये बोर्ड के लिए भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 ये दिया है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा यहाँ पे 2 + √3 2 - √3 देन फाइंड द पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले समझना यहाँ पे क्या बोला है, जीरोस दिए गए। जीरोस मतलब एक हमारे पास अल्फा है और एक हमारे पास बीटा है। अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, हमारा पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल। ओके, कैसे फाइंड करेंगे वो मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, बोल सकते हो सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब अल्फा की कीमत क्या है तो 2 + √3 है ब्रैकेट क्लोज, उसका प्लस बीटा की कीमत क्या है तो 2 - √3 है इक्वल टू। अब यहां पे क्या करेंगे, याद रखना कि कभी भी ब्रैकेट अगर दिए गए हो ना और ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन हो रही है तो ब्रैकेट मान्य होते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं बन रही है तो ऐसी कंडीशन में ब्रैकेट का रखना बेकार है। अब इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास 2 से 2 ऐड हो जाएगा लेकिन √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइन के साथ था, सेम वैल्यू। नाउ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो अल्फा प्लस बीटा की जो कीमत बनेगी हमारे पास वो आएगी 4। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब अल्फा की कीमत कितनी है तो वो 2 + √3 दिया था और बीटा की कीमत कितनी है तो 2 - √3 है। अब आपने देखा होगा ना कि वहां पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, फॉर्मूला था हमारे पास देयरफॉर a + b और a - b जो कि उसका फॉर्मूला बनता है a² - b²। ठीक है, क्योंकि देखो सेम कीमत है दोनों ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ डिफरेंट साइन है, सेम फॉर्मूले के अंदर भी यूज हो रहा है। अब क्या करना है, a की कीमत को 2 बना है तो 2 का स्क्वायर बता देंगे माइनस, बिकॉज माइनस है। b की कीमत क्या है √3 तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे हम। अब इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 और जब घटाएंगे ना तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो अल्फा इंटू बीटा आया ना वो 1 आया है हमारे पास। ठीक है, अल्फा इंटू 1 आया। अब आप डायरेक्ट तरीके से कर सकते हो, वैसे इसको ये जो पॉलिनोमियल इसके फाइंड करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप करोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास है x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। वैसे तो ये 0 कोई काम का नहीं है क्योंकि हमें इक्वेशन ही पॉलिनोमियल निकालना है। चलो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कीमत रखेंगे और इसको मानेंगे हम k करके। अब k क्या मतलब क्या हो, k इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चल तो k ब्रैकेट में x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की कीमत कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की कीमत 4 है तो 4 ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा की कीमत कितनी है तो 1 है, 1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब यहाँ पे जो k लिया ना, k डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर k की जगह पे 0 होगा तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा जिससे वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं तो k ब्रैकेट में x² माइनस 4 का x से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे लिख पाएंगे वापस से k डज नॉट इक्वल टू 0, बस यही हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, यही है हमारे पास पॉलिनोमियल। चलो अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको लेंथ मतलब है ना जस्ट इससे बड़ी विधि चाहिए तो आप कमेंट कर देना लॉन्ग मेथड। ठीक है, जिससे मैं क्या करूंगा
नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसके अंदर लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया ना एक तरीके से, यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लेते हैं और वहाँ पर माइनस बी अपॉन में ए, फिर उसके बाद क्या करते हैं फटाफट बी और ए की कीमत निकाल लेते हैं, उसके बाद वापस रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल ही, वो भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जिनको पीडीएफ चाहिए ना एक बार कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है ना जो लोग स्टैंडर्ड लेके बैठे हुए हैं उनका तो वैसे क्लियर ही होगा। अगर बाई चांस किसी का बाकी है ना तो एक बार कमेंट कर देना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि चैप्टर बहुत ही आसान है, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा तरीके से बताऊंगा, सब समझ लेना अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 4th टर्म को 8th टर्म के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 24 वैल्यू आ रही है। तो हम लिखेंगे कंडीशन को A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, दोनों का सम निकाला तो 24 आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या दिया आगे देख लेते हैं, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। मतलब यहाँ पे A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 आ रहा है। ठीक है, आगे बोला कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। हमें एपी के क्या करना है, 3 टर्म्स निकालना है स्टार्टिंग के। ठीक है, मैं यहाँ पे ईपी डाल देता हूँ, ईपी। इसके हमें क्या करना है, 3 टर्म निकालना है, 1, 2 और 3। फाइंड आउट कैसे करेंगे पहले मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो A4 और A8 दिए ना, इनको हम चेंज करेंगे A प्लस डी के फॉर्म में। तो मैं इसे लिखूंगा A प्लस 3D, A8 को लिखूंगा A प्लस 7D एंड इक्वल टू 24। A से A ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 2A आएगा प्लस 3D और 7D ये हो जाएगा 10D एंड इक्वल टू आएगा 24। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट सेम इसी तरीके से उसको भी चेंज करेंगे, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D एंड इक्वल टू 44। ठीक है, मैंने क्या किया, A6 को A प्लस 5D में चेंज कर दिया और A10 को A प्लस 9D में चेंज कर दिया, 44 एज इट इज है। अब यहाँ पे भी A से A ऐड होगा तो 2A प्लस 5 और 9 14D हो जाएगा एंड इक्वल टू 44। ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ओके। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन दी गए ना, इन दोनों को क्या करूंगा मैं, एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास एक टर्म सेम है। जैसे ए की कीमत देखो 2A, यहाँ पे भी 2A, यहाँ पे भी, और एलिमिनेशन मेथड तो ये चाहती है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, उठा लो इसे, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, वहां से उठा लेंगे तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 2A से 2A कट जाएगा। अब देखो हमारे पास बड़ी कीमत माइनस में आ गई, ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो 14 में से अगर मैं 10 घटाता हूं ना तो यहाँ पे माइनस का 4D आएगा एंड इक्वल टू यहाँ पे माइनस। अब 44 में से अगर मैं 24 घटाता हूं तो हमारे पास आएगा सिर्फ 20, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 5 जा 20 होगा, मतलब डी की कीमत हमारे पास आएगी सीधी 5। ठीक है, और याद रहे आपको कि एपी निकालने के लिए हमारे पास ए और डी तो कंपलसरी चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, अपने दोनों फॉर्मूले में ए और डी को इंक्लूड किया, मतलब ए प्लस डी। दिख रहा है आपको, ए और डी दोनों ही आया है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो डी आया ना, किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और हम कीमत निकालेंगे। मेरे ख्याल से फर्स्ट इक्वेशन छोटा है और इजी है, तो डी की कीमत फर्स्ट में रखेंगे, हमारा ए आ जाएगा। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, उठा लो, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 कीमत रखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे हम 2A प्लस 10, D की कीमत कितनी है हमारे पास 5 है, तो 5 ब्रैकेट इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो 2A प्लस 10 5 जब 50 हो जाएगा इक्वल टू 24। इस 50 को हम उधर लेके जाएंगे तो 2A इक्वल टू 24 माइनस 50 हो जाएगा, माइनस 50। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर घटाएंगे ना तो 2A इक्वल टू हमारे पास माइनस का 26 आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी कीमत माइनस में था इसलिए हमारे पास 26 आ जाएगा। ओके, अब 2 से ये 26 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, मतलब A की कीमत हमारे पास फाइनल आएगी माइनस का 30। और मैंने आपको कई बार बताया था कि अगर हमारे पास A और D आ जाए ना तो हम दुनिया की कोई भी AP की सीरीज निकाल सकते हैं, कोई भी। ठीक है, यहाँ पर 3 टर्म बोले, तो याद रखना कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होता है ना उसको ही हम A1 बोलते हैं या फिर A बोल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास पहले से रेडी है,
माइनस का 13 होगा। ठीक है, हमारा जो A1 होगा वो हमारे पास माइनस का 13 होगा। अब हम बात करेंगे क्या A2 की, क्योंकि दूसरा टर्म चाहिए मुझे। अब दूसरे टर्म को चेंज करूंगा मैं A प्लस डी के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा A प्लस डी इक्वल टू, A की कीमत माइनस 13 है प्लस डी की कीमत 5 है, माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8। इसी तरीके से मैं निकालूंगा A3, इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D, A की कीमत माइनस 13 है प्लस 2 और डी की कीमत हमारे पास दी गई है 5, तो इक्वल टू माइनस 13, 5 टू 10 हो जाएगा प्लस का, और घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट कीमत माइनस का 3 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3, ये होगा हमारे पास हमारा AP। ओके, आपको क्या करना, लास्ट में लिखने, मैंने यहाँ पे टॉप में बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। चलो, आई होप कि हमने AP कैसे फाइंड किया आपको क्लियर हो गया। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3। इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट देनी है लास्ट में। स्टेटमेंट कंपलसरी है स्टैंडर्ड वालों के लिए। ठीक है, अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो स्टेटमेंट कंपलसरी देनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं साइड में जाता हूं, आप नोट डाउन कर लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। अब इस क्वेश्चन नंबर 41 में समझना बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा खींच मरोड़ के थोड़ा लॉन्ग बना दिया है। ओके, अब पहले समझो। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल वर डिटरमाइंड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब सीधी सी बात है कि एयर पोल्यूशन कब बढ़ता है, जब प्लांट्स कम होते हैं, या फिर बोल सकते हो हमारे पास कि एयर प्लांट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाते हैं एक तरीके से। तब तो कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ट्री को प्लांट करते हैं। देखो आगे लिखा है कि अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड फॉर इट बाय स्कूल। तो स्कूल के द्वारा एक ट्री प्लांट करने का एक प्रोग्राम रखा गया है। तो बोला गया वहां पास कि इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शंस ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। सो कहने का मतलब है कि जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, ट्री लगाएंगे। कैसे, जैसे फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा है तो वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास में बच्चा है तो 2 ट्री लगाएगा, 5 क्लास में जो बच्चा है वो 5 ट्री लगाएगा। बट यहाँ पे आगे एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट डाल दिया है कि आगे बोला गया है कि इजी अ सेक्शन ऑफ क्लास आई विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। मतलब जो मैंने बोला था उसी तरीके से बोला गया है। अब आगे बोला गया हमारे पास कि इसी तरीके से जो क्लास 12 तक हमारे पास वो स्कूल है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अब सीधी सी बात है, जैसे क्लास फर्स्ट का बच्चा है, अब क्लास फर्स्ट में क्या है ना, कुल मिला के 3 सेक्शन है, A B C। अब सब A वाले भी फर्स्ट क्लास में, B वाले भी फर्स्ट क्लास में और C वाले भी फर्स्ट क्लास में। तो पहले कितने ट्री प्लांट होंगे, 3, क्योंकि A B C फर्स्ट में ये तीनों ही क्लास है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक एक प्लांट करेंगे पेड़। तो उनका जो AP बनेगा ना हमारे पास, AP वो हमारे पास 3 से बनेगा, 3। आई होप क्लियर हो गया 3 कैसे बना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बच्चे हैं जो कि 3 सेक्शन के अंदर है। फर्स्ट क्लास के बच्चे 3 सेक्शन में, A B C, तो 1 1 1। तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग जो ट्री होगा ना वो 3 से होगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूं तो अब हर बच्चा क्या करेगा, 2 ट्री प्लांट करेगा। वहां पे भी 3 सेक्शन है तो 2 2 2 इस तरीके से टोटल कितना हुआ, 6। ऐसे थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 3 है तो 3 3 3 मतलब 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से जो 12th क्लास के बच्चे हैं वहां पे भी 3 सेक्शन है तो 12 12 12 कितना हमारे पास 36, सो ऑन 36। ठीक है, मतलब 12th क्लास के बच्चे 36 प्लांट करेंगे, मतलब प्लांट लगाएंगे। ओके, तो ये तो हमारा AP तैयार हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के बाद मतलब स्टूडेंट्स ने कितने टोटल प्लांट्स किए, मतलब बोल सकते हो प्लांट लगाए। चलो अब समझना, ओके हमारे पास AP आ चुका है। अब क्या करो, पहले यहाँ पे निकाल लो A B C जो भी एक तरीके से। तो देखो A की कीमत हमारे पास कितनी होगी 3, D की कीमत कितनी होगी 6, सॉरी ये भी 3 होगी 3। क्यों, क्योंकि डिफरेंस है ना हमारे पास जो AP के बीच का वो 3 आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास AN लास्ट टर्म भी हमारे पास 36 है। अगर आप लास्ट टर्म नहीं निकाल पाओ तो अब तो भी आप फॉर्मूला ये लगाओगे ना तब भी आपका आंसर निकल आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 36 अगर समझ गया कि कैसे आया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप SN का छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और नहीं मालूम पड़ा
तो क्या करना, पहले ए एन का फॉर्मूला रखना जिससे ए एन आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना, डायरेक्टली बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आपको काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एन आ गया, डी आ गया और ए एन आ गया, और हमारे पास यहाँ पे ए एन भी दिया है, क्योंकि टोटल कितने क्लास है, 12। तो 12 क्लास तक बच्चे क्या करेंगे, ट्री को प्लांट करते रहेंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो भी 12 बनेगा। ओके, अब हमें सीधा क्या करना है, टोटल ट्री निकालना है कि कितने ट्री लगाए सभी स्टूडेंट्स ने। चलो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला, एन टर्म फॉर्मूला जो कि होता है हमारे पास एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में d। अब एस एन वो तो हमें निकालना है, तो n की कीमत क्या होगा हमारे पास 12, क्योंकि 12 क्लास तक लगाए जा रहे हैं। अब 12 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2, a की कीमत कितनी है हमारे पास, a की कीमत 3 है, प्लस n की कीमत हमारे पास 12 माइनस 1 और d की कीमत भी 3 है। अब यहाँ पे 2 से 12 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो s12 इक्वल टू 6 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 3 जा 6 प्लस, देखो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और 11 3 जा 33 आ जाएगा, 33। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में s12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में, इनको मैं ऐड करूंगा ना तो हमारे पास 39 हो जाएगा, 39। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 6 9 जा 54, कैरी 5 आ गया, 6 3 जा 18 और 18 और 5 23 आ जाएगा, 23। तो जो टोटल ट्री लगाए ना, टोटल ट्री जो प्लांट किए ना बच्चों ने, वो थे 234। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि आपको स्टेटमेंट तो कंपल्सरी रखना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे इतना स्टेटमेंट, कैसे, ये भी आ जाएगा, लिखोगे 234 trees will be planted by the student, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा सोचना समझना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे किया हमने। एक बार मैं वीडियो विजिट कर लेता हूं, फिर हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला, पहले उसे समझ लेते हैं। ये लिखा है कि इफ ए एंड बी आर, ये कोऑर्डिनेट दिए गए ए और बी के रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन्स सेगमेंट ए बी। ओके, समझना, सबसे हमारे पास एक लाइन है जिसका पहला वर्टेक्स है ए और दूसरा वर्टेक्स है बी, और जो ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो दिए हैं हमारे पास -2, -2, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास दिए हैं 2, -4। ओके, अब हमारे पास क्या बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट पी, मतलब सच दैट ए पी 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी के बीच में पी पॉइंट है हमारे पास, पी, ये पी पॉइंट है, और ये पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, इस पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई की कीमत निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, जो एपी का रेशियो दिया है ना, वो दिया हमारे पास क्या 3, वो दिया है कितना 3। ठीक है, ये जो टोटल है, देखो हमारे पास, मैं बताता हूं आपको, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस एपी, मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताऊं, समझो पहले। अपने पास जो एपी ना, इसकी ऊपर वाली कीमत होती है, हमें याद रख लेना, तो एपी की कीमत हमारे पास कितनी 3 है। अब हमारे पास क्या दिया, ये जो एबी है ना, एबी देखो हमारे पास ये जो 7 है, 7 हमारे पास ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस है, और 3 हमने ले लिया, तो बचा कितना 4, तो वो 4 आ जाएगा पीबी। ठीक है, बस ये रेशियो निकालना है और आपका काम पूरा। अब आपको क्या करना है, सेक्शन का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि रेशियो का जो फॉर्मूला है वो सेक्शन ही है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास रेशियो लिखेंगे। हमारे पास जो रेशियो है वो दिए कितना, हमारे पास 3:4, तो हमारे पास m1 की कीमत हो जाएगी 3 और m2 की जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, सिंपल एक तरीके से। अब फॉर्मूला यूज करना है बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस
m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब क्या करना है, इसके अंदर कीमत रखनी है अच्छे से। चलो नाउ अब x, y बराबर m1 की कीमत कितनी है, तो वो 3 दी गई है, तो 3 इंटू x2 की कीमत कितनी है, तो वो दी है -2। याद रखना x1 y1 यहां से निकालना है और x2 y2 b से निकालना है। चलो तो x2 की कीमत कितनी दी गई है हमारे पास, तो दी है 2, तो यहां पे 2 प्लस अब m2 की कीमत कितनी दी है, m2 की, तो m2 की कीमत 4 है, इंटू x1 की कीमत कितनी है, तो x1 की कीमत दी गई है हमारे पास -2 अपॉन में 3 प्लस 4 कॉमा m1 की कीमत क्या है, तो वही हमारे पास 3 है, इंटू y2 की कीमत कितनी है, तो -4 दी गई है, -4 प्लस m2 की कीमत कितनी है, तो वो दी है 4, इंटू y1 की कीमत तो -2 दी है, अपॉन में 3 प्लस 4। चलो आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो x, y बराबर 3 2 जा 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन में आएगा हमारे पास 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, कॉमा सेम यहाँ पे 3 4 जा माइनस का 12 एंड प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में ये हो जाएगा 7। आगे चलेंगे तो x, y इक्वल टू, इनको मैं क्या करूँगा यहाँ पे घटाऊंगा तो -2 अपॉन में 7 हो जाएगा, और इनको क्या करूँगा मैं जोड़ूंगा ना तो -20 अपॉन में 7 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ P होंगे ना वो -2 अपॉन में 7 -20 अपॉन में 7 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा द कोऑर्डिनेट ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, हमारे पास क्या दिए गए, -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, वैसे तो क्लियर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 ओके, दोनों ही क्लियर है। ठीक है, चलो सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं साइड में जाता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। अब इस क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला पहले समझ लेते हैं कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब हमारे पास क्या दिया, एक सर्कल दिया है और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, समझो लगभग हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया जा रहा है, इस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया जा रहा है। मैं हाथ से कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान देना, और इसी तरीके से टेंजेंट नीचे की साइड बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं, P दे देता हूं, और बीच में सेंटर हमारे पास O हो गया, इसको A और B नाम दे दिया। इनको जोड़ देता हूं मैं सेंटर पॉइंट से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने ये इनको जोड़ दिया। अब हमें देखो प्रूव क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले देखो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, तो लिखेंगे हम गिवन अ सर्कल, गिवन में चलो ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया एक सेंटर O के साथ। अब उसके बाद क्या है, एंड यहाँ पे P इज एक्सटर्नल पॉइंट, P इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल एंड join PA एंड PB, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ, ये देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, आप गिवन लिख दो, यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एक तरीके से। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन ही कर लिया एक तरीके से कि किस तरीके से इसे बनाया। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव करना है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल को जो टच किया, मतलब जो पहला टेंजेंट है वो दूसरे टेंजेंट के बराबर है।
मतलब बोल सकते हो आप कि PA इक्वल टू है PB। वही क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब हमारे पास क्या, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं ना सर्कल के लिए, वो दोनों आपस में इक्वल है, वो हमें बताना है। ओके, कैसे बताएंगे, देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक और लाइन खींचेंगे बीच में कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आपने चैप्टर मतलब क्लास 7th के अंदर या फिर क्लास 9th के अंदर ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को अगर हमें प्रूव करना है ना तो कौन कौन से रूल्स है, जैसे ट्रिपल एस हो गया, SAS हो गया, वो वाले हम रूल्स यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल हमारे पास, एक पहला ऊपर है और एक दूसरा नीचे है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल PAO एंड जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है वो दिया है PBO, ट्रायंगल PBO। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, लेकिन कौन कौन से रूल्स है वो समझना। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो AO है वो OB के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास क्या, वो रेडियस है। ठीक है, हमारे पास AO है और BO है, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बोथ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है ना, कितनी भी बनाओ वो सबकी सब इक्वल होती है, इस वजह से। अब दूसरा पॉइंट एक है हमारे पास कि जो एंगल A है, हमेशा याद रखना कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो आप बोल सकते हो कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा, एंगल A एंगल B के बराबर होगा, क्योंकि बोथ 90 डिग्री। हमेशा याद रखना कि रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। चल, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, हमारे पास क्या होगा, ये जो साइड है वो कॉमन हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट लिख पाएंगे कि PO बराबर PO, ये कॉमन साइड हमारी, ये कॉमन साइड है। अब कॉमन साइड कैसे, क्योंकि यही जो साइड है वो ऊपर भी काम आ रही है, यही साइड नीचे भी काम आ रही है, तो ऐसे साइड को हम कॉमन बोलते हैं। अब हमारे पास रूल कौन सा लग रहा है, देखो हमने क्या किया, एक साइड ली, एक राइट एंगल लिया, और राइट एंगल के सामने वाली साइड ली, मतलब उसे हाइपोटेनस बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब RHS रूल से हम प्रूव कर पाएंगे दोनों को। तो मैं लिख पाऊंगा कि जो ट्रायंगल PAO है वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल PBO के तहत। कैसे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय किस रूल से बनेगा हमारे पास, RHS रूल से बनेगा, RHS रूल से। अब जब कोई भी दो ट्रायंगल को हम आपस में प्रूव कर लेते हैं ना, तो पहले ट्रायंगल की कोई भी साइड हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और दूसरे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो, इन दोनों की साइड्स हमेशा क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल बनेगी बाय कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे कि जो PA है वो PB के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय CPCT। ठीक है, अगर आपने 9th के अंदर अच्छे से पढ़ा है इस चैप्टर ट्रायंगल के बारे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, या फिर आपको इसको समझना होगा। चलिए, तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी दोस्त है उनको भी दबा के सेंड करो यार, मालूम पड़ना चाहिए कि मैं स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मैं उनसे धन्यवाद बोलूंगा, एक तरीके से दिल से धन्यवाद बोलूंगा। आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइड में जाता थोड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज्यादा है तो थोड़ा ध्यान देना कि अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ओके, मतलब D के द्वारा क्या करें, जो BC को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि R ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जिसकी एक की लेंथ 6 है और दूसरे की 8 है, कुछ इस तरीके से। तो बोला है फाइंड द AB एंड AC, मतलब हमें क्या करना है, ये जो AB है इस AB का जो टोटल डिस्टेंस है वो निकालना है, और इस AC का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे पहले समझो।
देखो हमारे पास क्या है ना, एक रेडियस हमारे पास ये बनेगी, एक रेडियस हमारे पास ये बनेगी, इनका भी कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, इसको नाम ई दे देते हैं और इसको दे देते हैं एफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। देखो इनको भी चलो इनके टेंजेंट बना लेते हैं, टेंजेंट। चलो तो अब देखो हमारे पास 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 और 3। मैं नहीं तो एक बार हाईलाइट कर देता हूं मैं, क्योंकि उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसलिए। चलो सेकंड ले लेते हैं, सेकंड ग्रीन से ले लेते हैं। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, ब्लू तो नहीं दिखेगा, रेड चलो दिख जाएगा, रेड 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 रेड, पर्पल टाइप का ले लेते हैं, बैगनी। ओके चलो, तो आपको दिख रहा होगा 3 ट्रायंगल हमने लिए हैं, और वो जो 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है, ये 3 अलग अलग जो ट्रायंगल है, यहाँ पे हम रूल्स यूज करेंगे। ठीक है, एक तो हम यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, आपने क्लास 10 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा हेरोन्स फॉर्मूला, समथिंग चैप्टर 10 या 11 के समथिंग था। ठीक है, तो वो याद रख लेना, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई भी फॉर्मूले बन ही नहीं रहे, कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि जो ए बी और ए सी निकाल ले, तो हमें हेरोन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और दूसरा यूज करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला। चलो तो पहले हम यूज करते हैं हेरोन्स का फॉर्मूला, ठीक है, या फिर हम वो भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो तो पहला मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूं, देखो हम पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे, तो मैं अब लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर। लेकिन हम एबीसी का हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास पूरी लेंथ नहीं दी गई है। हमारे पास क्या है ना, ये जो लेंथ है इसको फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर इसकी भी वैल्यू होगी। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, यही लेंथ इसकी भी होगी, क्योंकि क्या होता है हमारे पास एक सर्कल के, ये जो हमारे पास बन रहा है ना, जो बीई और बीडी, ये टेंजेंट है, और दोनों टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो इस बेस पे क्या हमारे पास इनकी लेंथ तो आ गई, लेकिन ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके छोटे छोटे पार्ट लूंगा। कौन कौन से ट्रायंगल लूंगा, बी ओ सी। ठीक है, मैं अब लिखूंगा यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस दूसरा कौन सा ट्रायंगल होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, इसी तरीके से प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले लेंगे ए ओ सी, मतलब छोटे छोटे पार्ट लिए मैंने, छोटे छोटे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बड़े फॉर्मूले के लिए मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो लेकिन उससे पहले एक चीज और मानना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये जो साइड की वैल्यू नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो मैं इनको x मान लूंगा, इनको x मान लूंगा, इनको। ठीक है, जब इसको x मान लूंगा तो ये तो x खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कैसे करना है मैं समझा देता हूं। देखो आगे सबसे पहले मेरे पास स्पेस भी नहीं थी यार, 2 मिनट रुकना, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। ओके चलो, अब देखो हम स्टार्टिंग से कैसे लिखेंगे पहले समझ जाओ। हमारे पास क्या दिया है, पहले गिवन में दिया है ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी दिया है, और हमारे पास इसकी रेडियस दी गई है, रेडियस, क्योंकि रेडियस ही है हमारे पास, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बीडी की जो कीमत है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, और जो हमारे पास सीडी की कीमत है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टेंजेंट है, टेंजेंट कौन कौन से हमारे पास, ये जो बीडी, अच्छा मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिए, 2 मिनट रुकना, पहले मैं बना लेता हूँ वैसा। चलो
ओके, तो हमारे पास क्या होगा, जो बी डी है और वो ई एफ के बराबर होगा, ई एफ के मतलब बोल सकते हो कि जो बी डी की लेंथ है वो बी ई के बराबर होगी और जो डी सी की लेंथ है वो एफ सी के बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, इसको एक्स मान लेना है, हम लिखेंगे सीधा लेट बी करके, लेट बी ए ई इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब ए ई इक्वल टू एक्स होगा तो क्या होगा, उसका पड़ोसी भी एक्स ही हो जाएगा क्योंकि दोनों टेंजेंट ही और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए सी एंड और निकालना है हमें ए बी, इनकी लेंथ क्या करनी है, हमें फाइंड करना है। चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ डायरेक्टली, अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इतना नोट कर लेना है, उसके बाद आपको चलना है यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद आप करोगे कैसे पहले समझो, हम लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं डायरेक्टली लिखता हूं 1/2 इंटू, अब बेस क्या है हमारे पास, देखो जो बीओसी वो देखो बीओसी इसका बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास बीसी इंटू, और जो हाइट है वो क्या है हमारे पास, हाइट है हमारे पास ओडी प्लस इसी तरीके से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी चेक करना है, इसकी जो बेस है, बेस क्या दिया हमारे पास एबी प्लस, और जो हाइट क्या है इसकी, ये भी 4 ही होगी, 4। कैसे, देखो हमारे पास जो ये रेडियस है ना, तो देखो यहां सर्कमस्क्राइब से ओ तक का जो लेंथ बन रहा है ना वो भी रेडियस का ही बन रहा है, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। ठीक है, इसी तरीके से प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। ओके, इसका बेस क्या हमारे पास, बेस हमारे पास एसी है, एसी ओके मैंने कॉमन ले लिया है, 2 मिनट को मैं ना एक बार वापस से देखो फिर से समझा दे रहा हूं, हमारे पास बेस और जो हाइट है ना, मैंने बीओसी का ले लिया है, बेस और हाइट। अब उसके बाद क्या हुआ, 1/2 आएगा, वैसे मैंने कॉमन लिया था लेकिन मैं आपको फिर से पूरा बता रहा हूं, इनटू अब जो ट्रायंगल एओबी है, एओबी इसका बेस क्या बनेगा हमारे पास एबी इनटू, और जो हमारे पास उसकी हाइट है वो बनेगी 4, मतलब बोल सकते हो हमारे पास ईओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, देखो एओसी, तो 1/2 इंटू बेस क्या हमारे पास एसी इंटू और जो हाइट क्या होगा हमारे पास वो होगी ओएफ, रेडियस हमारे पास हाइट होगी। ठीक है, इसलिए चलो अब हम क्या करेंगे, इनकी कीमत रखते हैं अच्छे तरीके से, तो लिखेंगे 1/2 पूरा हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 हमने पूरा बाहर निकाल लिया, अब अंदर बचेगा सिर्फ क्या, BC इंटू ओडी प्लस ये 1/2 बाहर चला गया तो AB इंटू EO प्लस 1/2 बाहर चला गया तो AC इंटू OF। ठीक है, मैंने क्या किया, 1/2 को पूरा बाहर कॉमन ले लिया है क्योंकि सवाल को ज्यादा लॉन्ग ना करना पड़े। अब 1/2 ब्रैकेट में, अब जो हमारे पास BC है, BC ये जो BC दिया गया ना, इसका टोटल लेंथ कितना है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा वापस, 8 और 4 14 हो जाएगा, 14, तो ये 14 आ जाएगा इनटू, और जो OD है, OD क्या है इसका, परपेंडिकुलर है मतलब हाइट है, वो दी गई है हमारे पास 4 प्लस AB का जो डिस्टेंस है टोटल वो दिया हमारे पास, देखो x + 6 हो जाएगा क्योंकि ऐड तो होगा नहीं, तो ये x + 6 बनेगा ब्रैकेट में इनटू, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है हमारे पास, हाइट तो हमारे पास 4 ही है, तो EO की कीमत 4 है प्लस AC हमारे पास क्या होगा यहाँ पे x + 8 होगा, x + 8 ब्रैकेट में एंड इनटू में OF। अब जो OF क्या होगा, इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मतलब 4 होगा। चलो अब क्या करते हैं, सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं अच्छे से नाउ, तो 1/2 ब्रैकेट में 14 4 जा 56 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 4 6 जा 24 प्लस 4 का x से करेंगे तो ये 4x प्लस 8 4 जा 32। अब बाकी जो भी कीमत ऐड हो रही है उन्हें ऐड कर लेते हैं, तो इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ये 4x और ये 4x सही है ना, हाँ 4x और 4x कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा प्लस बाकी सारी कीमतों को हम ऐड कर लेते हैं, और तो कोई x वाला फॉर्म तो नहीं है, एक बार चेक कर लो अच्छे से, नहीं है, चलो जाने दो। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली, वैसे हम 4 को भी कॉमन ले सकते थे कि 4 4 4 सब जगह सेम है इसलिए, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वो तो। चलो सबको ऐड कर लेते हैं नाउ, यहाँ प्लस 32 24 और 56 को, तो पहले 4 और 6 10, ठीक है, चलो पहले 2 और 4
2 और 4 6, 6 और 6 12, कैरी 1 आया हमारे पास। अब 3 और 1 4, 4 और 2 8, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 5 11, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो, ये 1/2 कैंसिल हो जाए, तो इक्वल टू 1/2 इंटू में 2 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास क्या 4x प्लस 56। ओके, अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी, उसका कीमत आएगा 4x प्लस 56। ठीक है, 4x प्लस 56 आएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने क्या किया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज किया। देखो ये स्टैंडर्ड मैथ है, मतलब थोड़ा लॉन्ग तो जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगे तो अगर एग्जाम के अंदर क्या होता है, हमारे पास सेक्शन सी के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, उनमें स्किप कर देना। ठीक है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो इस वजह से तो आपको आना ही चाहिए। चलो, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फिर से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा अगले पेज पे। 2 मिनट। हाँ, देखो मैं सोच रहा हूँ डीप, अब भले टाइम लग जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए एक तरीके से। ये 6, ये ई, ये एफ, इसकी 6 सेंटीमीटर लेंथ होगी, इसकी भी 6 सेंटीमीटर, ये एक्स माना था और ये भी एक्स। चलो, अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ट्राइंगल का हमने क्या किया, फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला फाइंड किया। मतलब कौन सा, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया था, तो हमने कीमत जो निकाली वो निकाली 4x प्लस 56। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला लग रहा है वो हेरोन का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन चालू करने से पहले, तो मैं यूज करूंगा बाय हेरोन फॉर्मूला, हेरोन फॉर्मूला। ठीक है, और हेरोन फॉर्मूला से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड निकाल लेते हैं, पहले साइड, लेकिन साइड से पहले निकालना पड़ता है हमें पैरीमीटर। ठीक है, चलो तो पहले हम निकालेंगे पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, पैरीमीटर क्या होता है, सब साइड का सम आता है। तो हमारे पास क्या है, ये देखो ये साइड कितनी है, पहले ये ले लेते हैं ए बी, तो क्या है, ये x प्लस 6 होगा, x प्लस 6 प्लस दूसरी साइड कितनी है हमारे पास, ये 14 होगा सीधा, 14 प्लस, और तीसरी साइड कौन सी हमारे पास, x प्लस 6 होगा, x प्लस 6। मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं रखा क्योंकि सब प्लस था, कोई भी कीमत चेंज नहीं होगी, सेम ही रहने वाली है। चलो, अब ये x और ये x 2x हो जाएगा प्लस, अब देखो 6 और 6 12 हो गया, 12 और 14 लगभग हमारे पास 26 हो जाएगा, 26। मैं फिर से चेक करूंगा, 6 और 4 10, 10 और 6 16, कैरी 1 आया, हाँ सही है हमारे पास। चलो, अभी हमने पैरीमीटर निकाल लिया, बट हमें चाहिए सेमी पैरीमीटर, क्योंकि हेरोन के फॉर्मूले में सेमी पैरीमीटर काम आता है। तो अब लिखोगे यहाँ पे सेमी पैरीमीटर, इसका फॉर्मूला होता है 2x प्लस 26 डिवाइड बाय हाफ, मतलब जो पैरीमीटर होता है उसका हाफ होता है। तो 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा वापस, x प्लस 13 बचेगा, ओनली 4 x प्लस 13। ठीक है, तो भी मैं एक बार चेक करूँ, 6 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, सही है। चलो 2 और 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा सिर्फ x प्लस 13। ठीक है, x प्लस 13, मुझे लगता है 14 बचेगा, पता नहीं क्यों, वाई, चलो जाने देते, जो होगा देखा जाएगा। ओके, सवाल पे मतलब रखो, पता नहीं कीमत याद है क्या, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 14 होना चाहिए। चलो जाने देते हैं, वैसे सही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब क्या देखो, हमने सेमी पैरामीटर निकाली, अब साइड निकालते हैं। चलो, तो साइड निकालेंगे हम s माइनस ए, मतलब इस पूरी साइड को हम मानेंगे a, और इस पूरी साइड को मानेंगे हम b, और इस पूरी साइड को मानेंगे हम c। ठीक है, तो पहले s माइनस ए निकालेंगे, मतलब s की कीमत कितनी दी है हमारे पास, x प्लस 13 माइनस a की कीमत कितनी है, तो a की कीमत हमारे पास x माइनस x प्लस 6 है, x प्लस 6। ठीक है, इस पूरी साइड का सम निकालते हैं, सम वो a मानते हैं। ठीक है, चलो अब इक्वल टू x प्लस 13, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस का, सॉरी ये भी माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 13 और 6 19 हो जाएगा। 2 मिनट। ओके,
एक्चुअली मुझे लग रहा था कीमत कहीं ना कहीं गलती हुई है, कीमत की गलती हुई है। मैंने एक्चुअली जल्दी जल्दी में क्या किया, यहाँ पे 6 रख दिया, ये 8 आएगा, ये 8 सेंटीमीटर आएगा। देखो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी, देखो वो 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। लेकिन इस पेज में मैंने गलती से 6 डाल दिया, ठीक है, और इस वजह से यहाँ तक गलती हुई, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे 6 आएगा। अब ये मुझे रफ करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अगर आप सम सही से करोगे ना, एक तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस तरीके से आप भी डाउट में नहीं रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, आप तुरंत ही चेंज कर लोगे। देखो मुझे लगा, मैंने इसलिए स्टॉप करके देखा तो मालूम पड़ेगी गलती कहाँ है मेरी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा 8, ओके। नाउ अब x और ये x 2x हो जाएगा, प्लस अब 6 और 14 20 हो जाएगा, 20 और 8 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेमी पिरामिड निकला। लेकिन सेमी पिरामिड कैसे निकलता है, हमारे पास हाफ का, बाई हाफ निकलता है। चलो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास 2x प्लस 28 निकलेगा, ये पैरामीटर होगा और पैरामीटर का मैं हाफ निकालूंगा, ठीक है। पैरामीटर का हाफ हमारे पास सेमी पैरामीटर बनता है इसलिए। चलो तो 2 को मैं निकालेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सेमी पैरामीटर बनेगा x प्लस 14। अब मैं साइड निकालूंगा सब, जैसे कि मैंने बताया a b c वो सारी चीजें, ठीक है। चलो तो हम निकालेंगे s माइनस a। अब s की कीमत कितनी दी है, x प्लस 14 दी है, और माइनस a की कीमत दी गई है हमारे पास क्या, x प्लस 6, x प्लस 6, क्योंकि जो टोटल कीमत होती है ना, टोटल कीमत वो a मानते हैं, ठीक है। चलो इक्वल टू x प्लस 6 14, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस x से माइनस x मतलब कट जाएगा। अब ये 14 और 6 सीधा हो जाएगा, प्लस सॉरी 14 में से ये 6 जाएगा तो बचेगा सिर्फ 8। इसी तरीके से हम निकालेंगे s माइनस b। तो s की कीमत तो सेम ही है हमारे पास, s की कीमत कितनी दी गई है, x प्लस 14, मैं आप लिख देता हूँ अलग से, यहाँ पे x प्लस 14 हमारे पास, ये s की कीमत है, s की, ठीक है, याद रखना। चलो तो यहाँ पे x प्लस 14 माइनस, अब b की कीमत कितनी है, तो b की कीमत हमारे पास दी गई है x प्लस 8, x प्लस 8, तो इक्वल टू x प्लस 14, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x और माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस x से ये प्लस x कट जाएगा, और ये 14 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो मेरे पास 6 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, s माइनस c इक्वल टू, तो s क्या सेमी पैरामीटर है, तो x प्लस 14 उसकी कीमत है, माइनस c की कीमत कितनी है हमारे पास, सीधा 14 आएगा। तो इक्वल टू साइन को हम ओपन कर देंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर ये कीमत का कैलकुलेशन नहीं बनेगा, इसका कैलकुलेशन नहीं बनेगा, तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो x प्लस 14 माइनस 14, 14 से 14 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारे पास x, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट सारी कीमत निकाल ली है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की सारी कीमत निकाल ली है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो अब मैं कीमत नहीं रख रहा हूँ क्योंकि हमने कीमत फाइंड कर ली है। अब हमारे पास है ना जो इक्वेशन ये है ना, ये वाला, ये जो लास्ट में आया है, ये जो ये s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की कीमत जो आई है, उसे हम रखेंगे हेरोन के फॉर्मूले में, ठीक है, हेरोन फॉर्मूले में, हेरोन फॉर्मूला में। अब निकाल क्या रहे हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वापस, फॉर्मूला बनेगा रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c इक्वल टू, अब s की कीमत कितनी दी गई, वो x प्लस 14 दी गई थी हमारे पास, ठीक है। s माइनस a की कीमत थी हमारे पास कितनी, 8 थी, 8। s माइनस b की कीमत थी हमारे पास 6 और s माइनस c की कीमत थी x। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, s माइनस a की कीमत 8, s माइनस b की कीमत 6 और s माइनस c की कीमत x। तो वो कीमत हमने यहाँ पे क्या की, रख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये रूट में x प्लस 14, इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और 6 के निकालेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, और x के तो फैक्टर कोई होंगे ही नहीं। तो हमारे पास देखो ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, तो वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो जो 2 का पेयर बना, फिर एक बार सिंगल टाइम आएगा, ये 2 का पेयर बना, ये सिंगल टाइम आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास x प्लस 14 और यहाँ पे 3x बचेगा, खाली 3x। आई होप क्लियर हो गया 3x कैसे बचा। देखो हमने ये पेयर बना के ये तो बाहर निकाल दिया सिंगल टाइम, अब 3 और x बचा तो मतलब 3x बच गया। चलो अब ये 2 2 जब 4,
ब्रैकेट में हमारे पास बचा सिर्फ x प्लस 14 इंटू में 3x। अब हमारे पास क्या हो, ये जो निकला ना हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगा, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को लेके फटक से कीमत निकाल लेंगे। चलो, तो मैं लिखूंगा सीधा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन की कीमत क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन की कीमत थी 4x प्लस 56, 4x प्लस 56, और सेकंड इक्वेशन की कीमत क्या है, तो ये दी गई है 4 ब्रैकेट मतलब रूट में x प्लस 14 इंटू में 3x, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर ये। अब देखो 4 से अच्छा अभी नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए चलो, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कॉमन 4 ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x प्लस 14 आएगा इक्वल टू 4 रूट में x प्लस 14 और यहाँ पे 3x आएगा, ठीक है। चलो, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कीमत बचेगी कितनी, x प्लस 14 इक्वल टू रूट में x प्लस 14 इंटू में 3x। अब देखो मुझे यहां से रूट हटाना है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा बोथ स्क्वायरिंग, लिख दो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड। तो यहाँ पे x प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे रूट में x प्लस 14 और यहाँ पे 3x, ठीक है, ये x प्लस 14 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो स्क्वायर ही रहने वाला है, इसको मैं 2 टाइम लिख दूंगा, तो x प्लस 14 इंटू में x प्लस 14। मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली ये स्क्वायर था ना, तो मैंने 2 टाइम रख दिया। अब इक्वल टू यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x प्लस 14 और इंटू में 3x बचा खाली। तो ये x प्लस 14 से x प्लस 14 कट जाएगा क्योंकि ये दोनों तरफ दिए गए हैं सेम कंडीशन के साथ। अब हमारे पास क्या है, x प्लस 14 इक्वल टू उधर बचा सिर्फ 3x, इस 3x को मैं इधर ला दूंगा, तो ये x माइनस का 3x और ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14x आ जाएगा, सॉरी 14 खाली घटाएंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 7 जा 14, मतलब जो x की कीमत मिलेगी ना हमारे पास वो मिलेगी 7, ठीक है, हमारे पास जो x की कीमत आएगी वो 7 आएगी। अब हमें क्या करना है, AC निकालना है, तो मैं लिख दे दूं डायरेक्टली लेंथ ऑफ AC। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कितना था, ये 6 दिया है तो ये भी 6 होगा, यहाँ पे E ये F, इनको जोड़ देते हैं ऐसे टेम्परेरी, ठीक है। तो हमारे पास मैं क्या करूँ पूरा, अगर मैं AC निकालूंगा ना, AC तो देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये x माना था वहां पे x, ये भी x था, तो x की कीमत क्या निकली हमारे पास, x की कीमत निकली 7, तो मैं AC निकालूंगा तो ये 8 और 7 ऐड हो जाएगा, मतलब 15 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी लेंथ, ठीक है। इसी तरीके से मैं लेंथ ऑफ AB निकालूंगा ना, AB, तो x की कीमत 7 आ चुकी है, तो 7 और 6 सीधा 13 हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। मानता हूँ क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन समझने लायक है, अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, जिनको अभी भी मतलब है ना PDF चाहिए या फिर सॉल्यूशन ये लिखा हुआ चाहिए तो कमेंट कर देना, PDF मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, जिससे क्या है आपको आपके डाउट्स आप देख के भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब इस क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया, पहले से समझ लेते हैं कि अ chord of circle having length 10 cm subtends a right angle at the center। ओके पहले समझना, एक सर्कल है और इस सर्कल की कॉर्ड है, उसकी लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी गई है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, जो एंगल तैयार हो रहा है ना एज अ सेंटर में जो एंगल तैयार हो रहा है ना, इस कॉर्ड के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कितने का, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है। ओके आगे लिखा कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब हमारे पास इस एंगल के सामने माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर
ये सब फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो हमारे पास रेडियस मेंशन नहीं है यहाँ पर रेडियस मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे तब तक के लिए आर मान लेंगे। हम देखो इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये ओ ए बी। अब आप देख रहे हो हमारे पास अगर मैं रेडियस निकाल रहा हूं, मतलब रेडियस की लेंथ फाइंड करना चाहता हूं, तो अपने पास यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज हो जाएगा, बिकॉज ये राइट एंगल दिया गया इस वजह से। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, कॉर्ड की जो कीमत दी गई है वो दी गई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ ए बी की कीमत दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मैं फाइंड करना है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, तो वो निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो हाइपोटेनस है ना, वो राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसकी कीमत कितनी दी है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, तो वो हमने r माना है, तो वो r का स्क्वायर प्लस में अगेन r का स्क्वायर, क्योंकि हमने बेस और परपेंडिकुलर दोनों के r माना है। याद रखना ये हाइपोटेनस है, बेस और परपेंडिकुलर हम किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही r दिए हैं, दोनों ही रेडियस इसलिए r ही होंगे। नाउ 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा इक्वल टू ये जो r का स्क्वायर है r स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी r स्क्वायर हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो ये 100 इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 100 50 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है इधर लेके जाएंगे ना, तो हमारे पास ये रूट में 50 आ जाएगा एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास r। अब मैं ना ये जो 50 का अगर रूट निकालूंगा ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पेयर निकालते देखो 5 इंटू 5 इंटू 2, मतलब जो 50 के फैक्टर होंगे ना वो 5 इंटू 5 इंटू 2 होंगे रूट के अंदर, लेकिन 5 का पेयर बन जाएगा ना, इसलिए वो रूट से बाहर आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं 5 रूट में 2 इक्वल टू r, मतलब रेडियस की कीमत आ जाएगी हमारे पास 5 रूट 2। ओके, अब रेडियस निकाल लिया, अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हम उसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना माइनर सेगमेंट। हमें निकालना है यहाँ पे पहला माइनर सेगमेंट। थोड़ा ध्यान रहे कि सेगमेंट किसको बोलते हैं। देखो सेगमेंट बोलेंगे हम ये वाले पार्ट को, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो येलो पार्ट मैंने जो कवर किया ना, इसको हम पूरा माइनर सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन माइनर सेगमेंट हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये येलो सहित मतलब ये जो पूरा एरिया है ना, ये टोटली हमारे पास आ जाएगा, जिसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास सेगमेंट अकेला बचेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलो अब जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, उसके बाद माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो तो देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। ओके, अब हमारे पास क्या, सबसे पहले हम कीमत रख लेते हैं यहाँ पे, तो थीटा की कीमत कितनी, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बाय 360 इंटू में पाई की कीमत 22/7 इंटू में। अब जो रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस क्या हमारे पास, रेडियस दिया 5√2, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर माइनस अब 1/2 इंटू, अब बेस क्या है, तो बेस भी हमारे पास क्या है, रेडियस ही है, तो रेडियस कितना दिया हमारे पास 5√2 इंटू में 5√2। मैं देखो यहाँ पे कीमत डाल देता हूँ, इसकी कीमत अपने पास आई है 5√2। ठीक है, तो हमारे पास बेस भी 5√2 है और परपेंडिकुलर भी 5√2 है। ठीक है, तो मैं दोनों की कीमत सेम डाल दी। चलो कैलकुलेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 9 4 36। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इनको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से, तो 1/4 इंटू में 22/7 इंटू में, देखो यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर है ना, ये 25 हो जाएगा, इंटू में ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2। ठीक है, चलो इक्वल टू 1/4 इंटू में 22/7 डिवाइड बाई 7 इंटू में 25 2 से हमारे पास सीधा 50 हो जाएगा, माइनस इसका भी आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे देखो
आप अगर देखोगे ना, इनको हम चेंज कर सकते हैं 1/2 इंटू में 5√2 के स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि जब कोई संख्या दो बार रखी जाती है ना तो उसे हम स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब सेम काम यहाँ पे भी होगा, 1/2 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। और ये 2 से 2 मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो 4 है ना, 4, इस 4 से मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे सॉरी, पाई की कीमत एक्चुअल दी गई है हमारे पास, तो मुझे वही रखनी पड़ेगी। हाँ, मुझे वही कीमत रखनी पड़ेगी, सॉरी। चलो लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 3.14 इंटू कितना था हमारे पास, हाँ 25 इंटू 2 था, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इंटू में 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर से 25 इंटू रूट से स्क्वायर 2 है। हाँ सही है, ओके। चलो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते आगे, हम यहाँ पे 3.14 लिख देते हैं, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 4 से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम में, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे देखो, पहले समझो। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ना तो अपन में सीधा हमारे पास सीधा 100 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या पहला पॉइंट था इस वजह से। अब हमारे पास क्या है, मैं 4 से इनको कैंसिल कर देता हूं। देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 50 को कैंसिल करेंगे तो ये 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, एक इधर 2 5 जा 10, एक इधर 2 7 जा 14। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 1 तो बचा ही नहीं, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहने वाला है। तो 157 डिवाइड बाय 100 इंटू में 25 और माइनस में 25 बचा, ठीक है। इस 25 से ये 25 बिल्कुल भी घटा मत देना, क्योंकि पहला मल्टीप्लाई होगा। चलो मेरे पास स्पेस नहीं है, बाजू में ले लेते हैं, इक्वल टू। अब कीमत क्या दी गई है हमारे पास, 157 अपॉन में 100 इंटू में 25 और माइनस का 25, ठीक है। चलो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 7 जा कितना होगा बस, 25 7 जा 175 इंटू 25 5 जा 125 हो जाएगा, 125 इंटू में इंटू 25 1 जा 25, इनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 7 और 5 12 कैरी 1, तो यहाँ पे ऊपर 4 और 5 9 हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 3, तो हमारे पास 3925 अपॉन में 100 माइनस का 25 आ जाएगा, इक्वल टू। जब इसको डिवाइड करेंगे देखो 100, अगर हमारे पास नीचे 10 100 1000 कोई भी दिया हो ना, तो यहाँ पे 2 जीरो दिए ना, जितने जीरो दिए तो उतनी संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे। जैसे 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 39.25 माइनस का 25, ठीक है। चलो इसे घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया है माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट आया है, ओके। अब हमें क्या निकालना है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में बोला हमारे पास मेजर सेक्टर निकालो, मेजर सेक्टर, ओके। अब समझ रहे मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो हमने क्या किया है, ये जो सेक्टर, ये हमने जो माइनर सेक्टर है ये तो निकाला ही हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ये माइनर सेक्टर था, ये माइनर, ठीक है, ये माइनर सेक्टर था छोटा वाला, ओके। तो इसका फॉर्मूला तो मैंने रखा ही है। इसका फॉर्मूला क्या रखा हमने, ये लिखा हमारे पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर है ना, उसकी कीमत हमारे पास जो फाइनल में आई है वो आई है ये 39 वाला। ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। ये जो 25 है ना, ये तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की कीमत है। तो मैं डायरेक्टली लिख पाऊंगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी, ओके। अब हमारे पास पाई की कीमत क्या है, वो 3.14 दी गई है, इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया था 5√2 दिया था, तो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना, वो मैंने बताया 39.25 था, तो लिखूंगा 39.25। अब पहले समझना, मैंने ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्यों निकाला है, क्योंकि देखो हमारे पास माइनर सेक्टर किसको बताया था मैंने, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ,
माइनस सेक्टर मैंने इस ग्रीन वाले पार्ट को बताया था, इस ग्रीन वाले पार्ट को, लेकिन क्वेश्चन में बोला हमारे पास सेकंड में कि मेजर सेक्टर निकालो। अब मेजर सेक्टर किसको बोलते हैं कि जो माइनर सेक्टर को अगर हटाए ना, हम हटाएंगे ना, तो ये जो पार्ट बचेगा ना, इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस में फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में क्या होगा, पूरा एरिया आ जाएगा सर्कल का, और उसमें से ये छोटा सा पार्ट माइनस करेंगे ना, तो ऊपर वाला एरिया तुरंत फाइंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वही हम काम यहाँ पे कर रहे हैं। चलो, तो इक्वल टू अब 3.14 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इंटू में सीधा 2 क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 39.5 आ जाएगा, इक्वल टू इसका पॉइंट हटेंगे तो अपन में 100 आ जाएगा सीधा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 100 ये 25 से 100 को कैंसिल कर देता हूँ। कितने टाइम है हमारे पास, 4 टाइम है, तो 25 × 25, 25 4 जा 100, एंड यहाँ पे 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 से भी इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक इधर, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, एक इधर, 2 7 जा 14। मतलब हमारे पास सिर्फ ये पूरे कीमत में सिर्फ 157 बचा है, 157। ठीक है, माइनस का 39.5 आ जाएगा, इक्वल। चलो, तो हम क्या करेंगे 157 में से अब ये 39.5 घटाएंगे। चलो कैसे घटाएंगे देखो समझो, 157 पॉइंट, अब देखो यहाँ पे पॉइंट वाली संख्या है और पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो सिर्फ हम एक ही जीरो लेंगे ना। 39.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से 39.5। अब देखो यहाँ पे 10 होगा तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। अब पॉइंट के सामने पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बचेगा हमारे पास 6। अब 6 में से 9 तो घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे 16 आएगा, और 16 में से अगर 9 घटाते ना तो यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पर एक कैरी मैंने इधर ली थी तो 16, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 14 में से 3 घटाएंगे ना तो हमारे पास बचेगा 11। मतलब कहने का अर्थ ये ना, हमारे पास यहाँ पे 117.5 अप्रोक्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका आंसर। चलो, सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला कि 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन, मतलब 2 डाइस है, एक तो ब्लू है और एक ग्रे है, आर थ्रो एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में फेंका जाता है। तो आगे बोला है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। ओके, सबसे पहले देखो 2 डाइस है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कंक्लूजन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहला डाइस कैसा कलर का है, 1 ब्लू, समझो ब्लू कलर का डाइस एक ले लिया, इसके नंबर क्या हुआ 1 2 3 4 5 और 6, ये ब्लू डाइस के आ गए। अब दूसरा ले लेते ग्रे, ग्रे का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, याद रखना कि डाइस के अंदर टोटल 6 डिजिट होते हैं, चाहे वो ब्लू कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का हो। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे, हम कंक्लूजन निकालेंगे आपस में। तो पहले देखो, पहले 1 से हम सभी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, इसी तरीके से फिर 2 से सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरीके से आगे 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से हमारे पास 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी तरीके से 6 का, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या किया, टोटल जो कंक्लूजन है वो निकाल दिया है। अब जो हमारे पास जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम है वो हमारे पास 36 है। अब काउंट कर सकते हो चाहे तो, ठीक है, या फिर 6 6 या 36 सीधा। चलो, अब कैलकुलेशन निकालते हैं। अब फर्स्ट में क्या बोले, सम ऑफ द डिजिट ऑन डाइस इज 30। ओके,
डाइस इज 13, मतलब दोनों डाइस, मतलब पहले डाइस का नंबर और दूसरे डाइस का नंबर टोटल 36 बनना चाहिए। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम पहले डाइस में नंबर्स कितने होते हैं 6 और दूसरे डाइस में कितने होंगे 6। तो अगर 6 को 6 से ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 12 बनेगा, 13 थोड़ी ना बनेगा। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, सम ऑफ द डिजिट ऑन डाइस इज 13, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा P ऑफ E इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ना वो P ऑफ E इक्वल टू 0 होता है। मैंने रीजन बता दिया कि रीजन क्या था, क्योंकि हमारे पास दोनों डाइस में जो मैक्सिमम नंबर होते हैं उनको जोड़ेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास जो टोटल सम आएगा ना वो 12 तक आएगा, 12 से ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से। नाउ सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में बोला है कि सेम डिजिट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों डाइस में, पहले डाइस में जो नंबर आ रहा है सेम वही डाइस सेकंड में भी चाहिए मैं। चलो तो कौन कौन से देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट वाला आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, मतलब हमारे पास क्या ये 6 नंबर ऐसे हैं जिनके पहले डाइस में और दूसरे डाइस में सेम नंबर आ रहे हैं। पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और दूसरे में 3, पहले में 4, दूसरे में 4, मतलब सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो टोटल आउटकम कितने होंगे यहाँ पे 6 होंगे हमारे पास, फेवरेबल जो आउटकम होंगे वो 6 होंगे। तो लिखोगे पहले यहाँ पे सेम डिजिट ऑन बोथ डाइस, ओके। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में रिपीटेड और सेम नंबर है। चलो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे P ऑफ E, फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास 6 और टोटल कितना है 36, तो 6 1 6, 6 6 36, मतलब 1/6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से हम थर्ड की बात कर लेते हैं। अब थर्ड में क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑन डाइस इज इवन, ओके। चलो तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन डाइस इज इवन, ओके। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताऊं सबसे बेस्ट, एक चीज याद रखना कि आप दो इवन नंबर लोगे, दो टाइप के इवन, जैसे हमारे पास पहले में इवन है और दूसरे में इवन है तो भी हमेशा इवन आएगा, और पहले में इवन और दूसरे में ऑड है तो भी इवन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नंबर ऑड है तो ऑड रहेगा, तो पहले वो टारगेट कर लो जो दोनों में ऑड है। चलो टारगेट करते हैं दोनों में ऑड, मैं कलर ले लेते इस बार, येलो ले लेते, ठीक है ना, येलो, क्योंकि वो दिखेगा अच्छे से इसलिए। ओके जस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन डाइस इज इवन, मल्टीप्लाई करने पर इवन ही आया इस वजह से। चलो तो पहले हमारे पास क्या टारगेट कर लो, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो दोनों ऑड है वो ऑड 3 1 ऑड 5 1 ऑड, ठीक है। इसी तरीके से 1 3 ऑड 2 3 ऑड नहीं होगा, 2 3 ऑड नहीं, दोनों ऑड चाहिए हमें, दोनों ऑड जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। 1 5 ये ऑड है, 1 5 ऑड 2 5 ऑड, सॉरी 2 5 ऑड नहीं होगा, एक इवन इस वजह से हमें दोनों ऑड चाहिए, ठीक है, याद रखना, वापस से बोल रहा हूँ। ये 3 5 ऑड है, 3 5 ऑड है, 5 5 ऑड है, और कोई ऑड है, तो ये सारे इवन आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास सेकंड डाइस में सब इवन है। इसमें दोनों हमारे पास क्या है, दोनों में ऑड, इसमें देखो 1 5 ऑड है, 3 5 ऑड है, 5 5 ऑड है, और 1 3 ऑड है, 3 3 ऑड है, और 5 3 ऑड है, बाकी सब इवन हो जाएगा। 1 2 नहीं है, तो अच्छा ये तो सारे इवन ही है, ओके। तो हमारे पास इसमें क्या बोला, सिर्फ इवन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
मतलब ये 9 डिजिट ऐसे हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही मिलेंगे, बाकी सब में आपको इवन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो फेवरेबल आउटकम निकालना है, फेवरेबल आउटकम, वो आपका क्या मिलेगा हमारे पास, वो मिलेगा हमारे पास 27, क्योंकि 9 नंबर्स ऐसे हैं, 9 आउटकम्स ऐसे हैं जो कि ऑड वाले हैं और मल्टीप्लाई करने पर भी ऑड मिलेंगे। ठीक है, बाकी सब याद रखना। देखो जैसे हमारे पास, मैं आपको दूसरे पेज बताता हूं, अगर मेरे पास यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, एक ऑड और एक इवन है, मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन आएगा। ठीक है, अब दोनों हमारे पास के जैसे 4 है और इंटू में 6 है, दोनों इवन है, तो मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारे पास क्या होगा, इवन ही आएगा, तो भी इवन आएगा। लेकिन अगर हमारे पास 1 3 है, मतलब दोनों ऑड है तो 3 आएगा, 5 1 है या फिर 5 3 है तो भी हमारे पास ऑड ही आएगा। तो मतलब हमने ऐसे नंबर को टारगेट किया है यहां पर जो दोनों ऑड थे, और ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करने पर हमेशा ऑड आता है। ठीक है, तो मैंने वो टारगेट किया, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो 27 बनेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, चलो, P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब जो फेवरेबल आउटकम वो कितने, 27 है और टोटल 36 है। अब 9 3 27, 9 4 36, मतलब 3/4 हमारे पास इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना, फिर से बोल रहा हूँ पीडीएफ मैं आपको मतलब सेंड कर दूंगा, या फिर आप ग्रुप में आके जुड़ जाना और वहां पे बोल देना पीडीएफ मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए राधे राधे।